नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आंकड़े हमारे फैसला आपका, मैं आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। गजराज का जानी दुश्मन आखिर कौन है? कौन है यहां पर जो हाथियों को मार रहा है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले एक हफ्ते में 10 हाथियों की मौत हो गई। 29 अक्टूबर को 4 हाथी मरे मिले। 30 अक्टूबर को 4 और हाथियों ने डॉक्टरों की मौजूदगी में दम तोड़ दिया और इसके बाद 2 और हाथियों की मौत हो गई। एक हफ्ते के भीतर क्या 10 हाथियों की मौत कोई इत्तेफाक है या कोई साजिश? इसकी जांच शुरू हो गई है, लेकिन सवाल बरकरार है कि 10 हाथियों की मौत कैसे हुई? क्या हाथियों को कोई जहर दिया गया या कोई नया वायरस फैल गया है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले कुछ दिनों के भीतर 10 हाथियों की मौत के कारणों को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। एमपी के उमरिया जिले में 10 हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। हाथी के हमले से प्रभावित लोग इसे बदला मान रहे हैं। मामले में वन विभाग भी खाली हाथ है। कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है। हमले के बाद सीएम मोहन यादव ने एक टीम भी बांधवगढ़ भेजी है। बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि घटनाक्रम में तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी है उसको छोड़ेंगे। हाथियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये मौतें पास के गांव में लगाई जाने वाली कोदों की फसल खाकर हुई है। दावा है कि हाथियों ने ज्यादा फसल खा ली और इससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जो कह रहे हैं कि वो हाथी खाए हैं, तो ये मतलब कोदो खाए हैं जब, तो कहते यहाँ कोदो खाए से मर गए। एक है पहले के हाथी के 3-4 रोज भय आए, नहीं पहले नहीं आते थे, कुछ रोज पहले आते थे, 4-5 साल पहले। गांव वालों का दावा है कि हमला करने वाले 3 हाथी उसी झुंड का हिस्सा हैं, जिसके बाकी 10 हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। दावा किया जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोदों की फसल खाने से ही 10 हाथियों की मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह जांच के बाद ही पता चलेगा। हाथियों के मूवमेंट वाले 5 किलोमीटर एरिया की जांच होगी, आसपास के फसलों की जांच होगी, हाथियों ने जहां पानी पिया उस जगह का मुआयना होगा, हाथियों के मल की जांच होगी, वाटर होल की भी जांच होगी, हाथियों के रास्ते में पड़ने वाले पौधों का टेस्ट भी होगा। हाथियों के फुटप्रिंट देखकर सर्च ऑपरेशन जारी है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत की वजह का कारण भले ही जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 10 हाथियों की मौत के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमूमन तो कोदो की फसल जो होती है उसका 3000 वर्षों का इतिहास है और कोदो की फसल को काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक कहा जाता है। मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, बाजरे की श्रेणी में यह आता है। लेकिन इसको लेकर हाथियों की अचानक मौत होना, क्या कोदो में इस तरीके के कुछ गुण होते हैं कि ज़्यादा खाने पर ऐसी घटना हो? हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वन मंत्री मध्य प्रदेश रामनिवास रावत ने क्या कहा, सुनते हैं। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि क्यों मरे, कैसे मरे और किसने मारे। ये कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी तो है, इसे हम स्वीकार करेंगे। मैं चूँकि चुनाव में लगा हुआ हूँ, नहीं मैं स्वयं स्पॉट पर जाता। मैंने इसके जांच के भी निर्देश दिए हैं, पूरा एरिया सील्ड करके जांच कराने के निर्देश दिए हैं, टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। टीम गठित हो गई और जांच भी हो रही है। इसकी गहन जांच और गहन परीक्षण, सब परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होगा उसे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये अब तक तो जैसे ही कल आखिरी हाथी मृत हुआ, वो कुल मिला के 10 हाथियों का हुआ। 29 तारीख को 4
30 को 4 और कल 2 हुए। और सभी का जो वेटनरी डॉक्टर की टीम यहाँ पर आई थी, उनका इलाज करने के लिए भी आई थी, जो 6 थे पहले दिन। उसमें से एक का तो मतलब स्वास्थ्य होती चला भी गया जंगल में, और 5 का जो इलाज कर रहे थे उनमें से 4 की मृत्यु तो 30 को हो गई, 1 की कल हो गई। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा राजनीति भी हो रही है, लेकिन हाँ, दुख सभी व्यक्त कर रहे हैं कि हाथियों की असमय मौत आखिर किस वजह से हुई, इसकी जांच की जा रही है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सुशील द्विवेदी पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वैभव गुप्ता, मेरे संवाददाता, मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वैभव, अब तक क्या निकलकर सामने आ रहा है? 10 हाथी एक छोटे से समय अंतराल में, एक के बाद एक, 4 हाथी एक दिन, 4 हाथी एक दिन, इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। वो कहाँ गए थे, पानी कहाँ पिया, खाना कहाँ खाया, क्या खाया, कई चीज़ों की जांच हो रही है। लेकिन क्या ये आम घटना की तरह लिया जा रहा है, और क्या ऐसा होता है कि एक साथ इतने कम समय में इतने हाथियों की मौत हुई? हाँ बिल्कुल, कभी ऐसा पहले हमने देखा नहीं है कि एक साथ इतने हाथियों की मौत हो। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले भी बैठक ली थी, और आज फिर एक बार मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। अब से कुछ देर पहले ही बैठक ये समाप्त हुई है। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव जो है राजेश राजौरा भी मौजूद थे। इसके साथ ही अशोक बर्णवाल, इसके साथ ही जो बैठक में असीम श्रीवास्तव भी मौजूद थे। दोनों ही जो अधिकारी थे बांधवगढ़ गए थे। ठीक है वैभव, मैं आपको रोक रहा हूं। इंडिया न्यूज की खबर का असर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथियों की मौत पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। मौत पर सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया है। सीएम मोहन यादव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि अब तक की जानकारी ये है कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने फील्ड डायरेक्टर को सस्पेंड किया, प्रभारी एसीएफ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जो सीएम मोहन यादव ने इस वक्त एक्शन ले लिया है, जिम्मेदारी जिनकी थी उनके ऊपर कदम उठाया गया है। वैभव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। वैभव, अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये जो बैठक थी, इस बैठक जो अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 2 अधिकारियों को निलंबित किया है। प्रभारी एसीएफ, जब जानकारी मिल चुकी थी कि 10 हाथियों की मौत हुई, उसके बाद भी वो अपने अधीनस्थों पर जिम्मेदारी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने भी किसी भी निर्देश का ठीक तरीके से पालन नहीं किया। और जो फील्ड डायरेक्टर है गौरव चौधरी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों का फोन ही नहीं उठाया। अवकाश पर वो थे, लेकिन जब जानकारी मिल गई थी उसके बाद भी वापस नहीं लौटे। और बैठक में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कीटनाशक या किसी अन्य तरह की कोई घटना हुई हो वहां पर घटित, जिससे हाथियों की मौत हुई हो, ऐसी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। मतलब स्पष्ट है कि सरकार के पास अभी भी वो कारण नहीं है जिसके चलते हाथियों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। क्योंकि जानवरों का मामला है, लिहाजा शायद हो सकता है मुख्यमंत्री इस तरह की बात कह रहे हों कि कई चीज़ों का पता करना होगा। जहां वो गए, अगर उन्होंने पानी पिया तो क्या पानी में किसी तरीके की साजिश थी पहले से? हाथियों को क्या मारने की तैयारी थी? क्या ये शिकारियों का कोई काम है? क्या चीज़ इसके पीछे है, ये अभी तक साफ यहाँ पर नहीं हो पाया है। लेकिन क्या जांच किस स्तर पर चल रही है, वो कौन कौन से एंगल हैं जो देखे जा रहे हैं? वैभव, हाँ बिल्कुल, ये हाथी कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, इस बात पर भी जांच की जा रही है। हाथियों ने कहाँ कहाँ क्या क्या खाना खाया था, क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहली जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि फंगस लगी हुई ही कोदो खाने से हाथियों की मौत हुई, जिस बात को मुख्यमंत्री ने भी सिरे से नकार दिया। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि कोदो खाने से कभी हाथियों की मौत हुई है। और उसके बाद वो 7.5 एकड़ में जो कोदो की फसल लगी थी उसको भी नष्ट कर दिया गया, जबकि वहां की जो ग्रामीण है वो यही कह रहा है कि हमारे भी मवेशी यही कोदो खाते थे, उनकी तो कभी कोई मौत नहीं हुई। फिर उन हाथियों ने कहाँ से पानी पिया है, क्या उन हाथियों को उस समय रूटीन रहा था, और जो वहां पर वन रक्षक होते हैं उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। कोदो की फसल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वैभव, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। मैं अपने खास मेहमानों का अब रुख करने की तैयारी कर रहा हूं। ब्रज गोपाल लोया जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मेरे साथ अजय दुबे, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी,
पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। इन हाथियों की मौत के बाद जो बाकी बचे हाथी हैं, क्योंकि हाथी एक सामाजिक प्राणी की तरह व्यवहार करता है, उन्होंने इनकी मौत का जिम्मेदार इंसान को माना है। लिहाजा ये भी खबरें हैं कि लोगों के ऊपर हमले हुए हैं। 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है आसपास के इलाकों से, एक के घायल होने का भी समाचार सामने आ रहा है। मैं शुरुआत अपने एक्सपर्ट्स के जरिए करना चाहूंगा। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, एनवायरमेंट एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ रहे हैं। कोदो बाजरे की प्रजाति का एक ऐसा अनाज है जिसे मिलेट की संज्ञा दी जाती है, मोटा अनाज कहा जाता है, और इसका सेवन बहुत ज्यादा अलग अलग इलाकों में किया जाता रहा है और किया जाता है अब भी कोदो का। लेकिन कोदो में जितने गुण हैं उसके साथ कोदो में कुछ समस्याएं भी हैं, जिसमें एलर्जी से जुड़ी हुई बात भी है, जिसमें पाचन संबंधी दिक्कतें आना भी है, और यह भी कहा जाता है कि इन्हें अगर भिगो के खाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या आपको हाथियों की मौत के पीछे उनका खान पान या खाना जो उन्होंने खाया, क्या वो वजह लगती है, या आपको भी लगता है कि तस्वीर वैसी नहीं है जैसी दिख रही है? बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा, तस्वीर वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, क्योंकि हम इंसान इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा और आप भी उन बातों से शायद सहमत होंगे। हम और आप लोग कोदो की खेती परदादा के जमानों से करते आ रहे हैं। दादा परदादा ये सब एंशिएंट ग्रेन कहलाते, सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। मैं और आप इसका सेवन करके बड़े हुए, हमारे पूर्वज इससे बलशाली हुए हैं, और ये कोई आज की उगाई हुई फसल नहीं है। और अगर हिस्ट्री उठाई जाए, पुराना इतिहास उठाया जाए, तो ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है कि एक साथ इतने हाथी कोदो की फसल में फंगस अर्थात माइकोटॉक्सिन लगने के कारण हमारे काल के गाल में समा गए। तो ये बात तो अभी फिलहाल समझ में पूरी तरह नहीं आ रही, लेकिन चूंकि विसरा को भेजा गया है फॉरेंसिक लेबोरेटरी सागर और दूसरे स्थान पर, तो भविष्य में इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन जो बात हमें और आपको दिखाई दे रही है पिछले कई सालों में, जहां पर ये हाथियों का बसेरा है, वहां मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता रहा है। मतलब जो शिकारी हैं, जो पोचर्स हैं, जो अवैध शिकार करते हैं, उनकी नजर हाथियों पर बहुत पहले से लगी हुई थी, उनका जो लालच बहुत पहले से। तो एक जो शंका है, अभी जब तक पूरी बातें सामने ना आ जाए विज्ञान की दृष्टि से, तब तक मुझे जो लग रहा है कि ये कोई जहर मिला के उन हाथियों को दिया गया है, या पानी में भी ऐसा किया जा सकता है, और जिसकी वजह से ये बेचारे हाथी इंसानी जो लालच का शिकार हुए हैं। फिर भी चूंकि विज्ञान की दृष्टि से ये सब चीजें संभव हैं आजकल पता लगना, तो विसरा की जांच और हर चीजों को देखकर हो सकता भविष्य में ऐसा आ जाए, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बता रहा है। और अगर हम देखें तो अब पहले हम और आपका इंसानों का हाथियों के साथ बहुत अच्छा एक घनिष्ठ रिश्ता रहा है। लेकिन शर्मा जी, आप खुद शायद इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि मतलब अगर कोदो को खाया होता एक साथ इतने हाथियों ने, तो उनको डायरिया होता, पहले डिसेंट्री होता, वॉमिटिंग होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने जो अभी पैकेज चलाया इस खबर से संबंधित, उसमें भी ये बात सामने आई कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, जो अपने जंगल के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखते, उन्होंने कहा कि उनके जो पशु हैं, जिनको वो पालते हैं, गाय भैंस बकरी, वो भी कोदो खाए हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे जो लग रहा है कि एक जहर खुरानी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि ये देखा गया है कि चूंकि इंसानों ने जंगल पर अतिक्रमण कर लिया, जहां कभी हाथी रहते थे उसको तो हम लोगों ने अपनी जमीन समझ लिया ना, और हम सोच रहे हैं कि हाथी गलत कर रहा है। अब हाथी के रहने के लिए तो जगह सिकुड़ती जा रही। तो इंसान की अगर दृष्टिकोण से देखें तो इंसान कह रहा है कि हाथी मेरी फसलों को नष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हाथियों के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए तो ये हम इंसानों ने हाथियों अपनी जो उनकी जमीन थी, जहां पर वो खेलते कूदते थे, किलकारी मारते थे, चिंगारते थे, वो जगह हम लोगों ने छीन ली और दोष किसी और चीज को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जहर खुरानी का शिकार हो सकता है, और ये बहुत चिंता की बात है शर्मा जी।
डॉक्टर सुशील द्विवेदी, जहर खुरानी का आप यहाँ पर शक जता रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी तरफ इशारा करती है जो शक आप जाहिर कर रहे हैं तो इसके चलते माना जा सकता है कि जानवर खतरे में हैं। अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, हाथी अक्सर बदले हुए रास्तों से व्यवहार नहीं करते। हाथियों का एक कॉरिडोर होता है, उसी कॉरिडोर से हाथी आते जाते हैं, और ये कॉरिडोर देश के अलग अलग हिस्सों में परिभाषित भी हैं, जहां पर हमने देखे भी हैं कि वहां लिखा रहता है कि यहां पर हाथियों का आवागमन होता रहता है, लिहाजा जब उनका आवागमन हो आप अपनी गाड़ियां बंद कर लें और दूर रहें। तो कौन हो सकता है? यहां पर हाथी यूं ही नहीं आ गए होंगे, ये हाथी यहां आते रहते होंगे, पहले भी आए होंगे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि 10 हाथी अचानक मर गए? कोदो की फसल को जिम्मेदारी देने के पीछे क्या कोई कहानी गढ़ी जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको लगता है कोई कवर अप दिया जा रहा है और असल जिम्मेदार कुछ और हो सकते हैं, जिसकी तरफ शायद मुख्यमंत्री भी इशारा कर रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करें? राजीव जी, इंडिया न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी खबर हाथियों के लिए संवेदनशीलता के साथ है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस खबर पर संज्ञान लिया। और मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पिछले 6 दिन में जो तनाव था पूरे देश और विदेश में हाथियों की इस दुर्गति पर, उसमें एक उनका जो निर्णय वो सही दिशा में जा रहा है। अभी तो ये पहला चरण है कि जो लापरवाह अधिकारी थे उन पे कार्रवाई हुई है। अगला चरण जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, जो टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट है, जो भारत के हैदराबाद की लैब और इज्जतनगर बरेली की लैब और सागर और जबलपुर 4 जगह जो सैंपल्स गए हैं, उनकी साइंटिफिक एनालिसिस का हमें इंतजार करना होगा, और हम उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हाथियों की ये जो कॉरिडोर वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका बहुत अच्छा है। हाथी जो है वो एक इंटेलिजेंट और एक फैमिली बॉन्ड का जीव है। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और इनकी जो मेमोरी होती है वो जेनेटिक ट्रांसफर होती जाती है। ये जो त्रासदी हुई है, यह भी उस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जो बाकी उसके कुटुंब के सदस्य हैं, उन्होंने रिटेलिएट किया और आसपास के करीब 2 लोगों को मारा और 1 को घायल किया। हाथी का जो कॉरिडोर है वह मध्य प्रदेश में जो लैंडस्केप है वो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जो बंगाल और ये इसके इलाके का है। यहाँ से जो मध्य प्रदेश में जो हाथी आते हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ के वन स्थलों में जो विकास की योजनाएं हैं, हसदेव अरण्य करके जो प्रोजेक्ट आया है, जहाँ पे बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस हुआ और 2017 से मध्य प्रदेश में अब स्थायी निवासी हो गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उनको कॉरिडोर पर उनको बहुत अच्छा भोजन मिला और पानी मिला। वहां पे उनको सुरक्षित रहवास मिलने से उन्होंने इसको अपने हैबिटेट के तौर पर डेवलप किया। हमारी जिम्मेदारी थी कि हाथियों का जो पुनरागमन हुआ, मध्य प्रदेश में पहले भी हाथी थे, तो हम उसको सेव करें। मध्य प्रदेश सरकार ने, वाइल्ड लाइफ यूनिट ने रिसर्च किए, कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन कभी भी इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मध्य प्रदेश में हाथी के संरक्षण पर यदि गंभीरता होती तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, इंसान और जो जानवर का, जो वन्य प्राणियों का जो संघर्ष होता है, उसका प्रबंधन करना भी वन विभाग की मजबूरी है, और वो उसका दायित्व है कि ना तो इंसान को क्षति हो और ना तो वन्य प्राणी को, चाहे वो बाघ हो चाहे हाथी हो। यहाँ पर लापरवाही हुई है। यहाँ पर फील्ड डायरेक्टर इस संवेदनशीलता को समझ ही नहीं पाया, जिनको आज सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर जब जहां भी हाथी का मूवमेंट होता है, उसने लोगों की फसल डैमेज करी, या यहाँ पर जो पर्यटन जो उद्योग है, जिसके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, रसूखदार लोगों की जमीन है, क्या उस जमीन पर पर्यटन पे प्रभाव पड़ा? तो क्या लोगों ने उससे नाराज होके कोई ऐसा कदम उठाया, या किसानों की फसल डैमेज हुई तो क्या उससे ऐसा कदम उठाया? कहीं ना कहीं हाथी की गतिविधि से किसी के हित पे नुकसान हुआ और उसने शायद एक साजिशन यहाँ किया है।
आज जिस मिलेट को वन अधिकारी और जहरीला घोषित कर रहे हैं, तो ये बात तो कहीं किसी भी हद तक किसी भी साइंटिफिक एक्रीडेटेड रिसर्च जर्नल में अभी तक प्रकाशित ही हुई है। कोदो छत्तीसगढ़ में भी है, कोदो अन्य राज्यों में भी नहीं, है। आप तो सही कह हम रहे हैं। कोदो का सेवन कई जगह किया जाता है। कोदो, रागी, ये सब मोटा अनाज हैं और इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हाथी एक सामाजिक प्राणी है और हाथी या हमारा वन्य जो जीव हैं वो भारत की पहचान है। मध्य प्रदेश तो गर्व करता है कि मध्य प्रदेश में इतने तरीके के वन्य जीवों को आसरा मिला हुआ है। लेकिन एक साथ अगर 10 हाथी हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं उस भारत की संस्कृति से, जहां पर हाथी हमारे धार्मिक कार्यों का एक अभिन्न अंग है, तो वहां पर सवाल उठना लाजमी है। राम साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर राम, क्या आप इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे अमूमन लोग लेते हैं कि जानवर हैं उनकी मौत हो गई, या आपको ये लग रहा है कि ये एक नेक्सस है जो वन्य जीवों के शिकार या उनकी हत्याओं से जुड़ा हुआ रहता है, किसी तरीके से उनके शरीर या अंगों से या कुछ ही दूसरी चीजों से कमाने की सोचता है, ये लोग पीछे हैं? क्योंकि वाकई 10 हाथियों की मौत ये पच नहीं रही। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही सब चल रहा है और मुख्यमंत्री को भी पता है और वन मंत्री को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है। और ये 29 तारीख से ये घटना हो रही है और आज 3 तारीख हो गई है। इतने दिन में पोस्टमार्टम भी हो जाता है, इतने दिन में रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। जहाँ भी लैब में गए हैं ये सारे सैंपल्स जांच होने के लिए, सरकार यदि गंभीर होती तो वो सब जांच पता चल जाती है और हो सकता है पता भी चल गई हो। सरकार को सब कुछ जानकारी में है, लेकिन जब सरकार को इंसानों की चिंता नहीं है तो वो जानवरों की चिंता क्या करेगी? मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान में हो, हम विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करें, क्या नहीं मिल रहा है? सब जगह जहर मिल रहा है, सारी चीज मिलावट की हमको मिल रही है। अब हम हाथियों की बात करें, अब बताइए, मतलब किसी से कहो कि आप दूध पीने से मर गए, घी खाने से मर गए, सब्जियां खाने से मर गए, फल खाने से मर गए, ड्राई फ्रूट खाने से मर गए, मतलब जो चीज हाथियों के लिए पौष्टिक है और इंसानों से ज्यादा जानवर में समझ होती है कि कितना खाना है। कभी भी जानवर जब उनका पेट भर जाता है तो उससे ज्यादा नहीं खाते। सही कह रहे हैं आप। हाँ, आप इंसान जानवर को देखना, पक्षियों को भी देखना, यहाँ तक वो उतना ही खाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। और गांव के आसपास के अन्य जानवर भी वही उस कोदो को खा रहे हैं, मिलेट को खा रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, केवल हाथियों को नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार को सब पता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं, कौन बड़े लोग जिम्मेदार हैं, कौन स्मगलर जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार केवल लीपापोती करना चाह रही है। अब हम बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी तक वहां गए ही नहीं। चलिए मुख्यमंत्री नहीं गए तो आप वन मंत्री को ही भेज देते, लेकिन वन मंत्रालय तो ठेके पर दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी 160 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन मंत्री किसको बनाया है? वन मंत्री, जो विधायक नहीं है। आप बताइए, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो 5 बार का विधायक है, 6 बार का विधायक है, 7 बार का विधायक है, एक विधायक तो 8 बार के भी है, उनको मंत्रालय नहीं दिया है। अभी वन मंत्रालय किसके पास है? जो विधायक नहीं है, और उनको पूरा ठेके पर दे दिया है, क्योंकि वो विधायक खरीदे हुए हैं और वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, वो एक बार भी नहीं गए। मुख्यमंत्री ने जब मीटिंग ली तो उस मीटिंग में भी वो नहीं गए। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री का कहाँ बिजी है। मुख्यमंत्री कल विजयपुर गए चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां उन्होंने डांस भी किया है और अपने साफा भी बांधा है। मतलब आप उधर हाथी मर रहे हैं जिन्हें गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, साक्षात गणेश जी उनको माना जाता है। हाथी की हमारे यहाँ पूजा होती है, कई देवी देवताओं को उनका वाहन माना जाता है, तो उनके प्रति और ज्यादा संवेदनशीलता होती है, क्योंकि जो भी जानवर हैं वो इंसान के ऊपर डिपेंड है। हमारी जिम्मेदारी है, वन मंत्रालय बनाया गया है, हम लोग टैक्स देते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं कि ये इन जानवरों की सुरक्षा हो सके, इनकी सेवा हो सके, इनके प्रबंध किए जा सके। लेकिन वन मंत्रालय, वन मंत्री को पूरे ठेके पर दे दिया गया है। चलिए, जो भी बजट है आप तो अपने घर में ले जाइए। मैं पूछ लेता हूं, अधिकारियों को बजट नहीं मिलेगा, अधिकारियों को खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो अधिकारी भी क्या करेंगे?
और अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये हो रहा है। चलिए, ब्रज आज गोपाल IPS लोया तो जी मेरे suspend साथ होता है। जुड़े हुए हैं। ब्रज गोपाल लोया जी भी मेरे साथ स्पोक्स पर्सन बीजेपी जुड़े हुए हैं। आपने इतना समय लिया है तो ब्रज गोपाल लोया जी भी विस्तार से इसका जवाब दे सकेंगे। क्या ब्रज गोपाल लोया जी, जैसा कि राम जी कह रहे थे कि सब कुछ पता है सरकार को, क्या वाकई सब कुछ पता है सरकार को, या सरकार अभी एक एक पहलू की तलाश और उसके सारे सीक्वेंस निकलवा रही है? ब्रज गोपाल जी। शर्मा जी, देखिए, आज बड़ा इत्तेफाक है कि हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे मध्य प्रदेश का सौभाग्य माना जाना चाहिए था, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मध्य प्रदेश में घटी, इसलिए हम और आप चर्चा करें। मध्य प्रदेश हाथियों का राज्य नहीं था विगत बहुत लंबे समय से। हाथी यहाँ प्रवासी के रूप में आते थे, मगर मध्य प्रदेश में वनों की सघनता और हरियाली की उपलब्धता जो बढ़ी, उस वृद्धि के कारण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से हाथी आकर्षित हुए और मध्य प्रदेश आए। आज हम गर्व के साथ कह पाते हैं कि 100 हाथियों की लगभग संख्या मध्य प्रदेश में है। और ये भी हम स्वीकार करते हैं कि ये जो हाथियों की जो मृत्यु हुई है, उसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। परंतु जिस तरह की राजनीतिक टिप्पणी राम जी कर रहे थे, मैं समझता हूं ये समय राजनीतिक टिप्पणी का नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि तीन बातें उभर कर सामने आ रही हैं। पहला, कोदो खाने का विषय। दूसरा, कि जहरीली फसल हो सकती है या जल हो सकता है, वो विषय। या तीसरा, जहर खुरानी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्टता के साथ ये कहा है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बात और बताता हूं, शायद देश में ये अपने आप में एक दुर्लभ मामला है और पहला मामला है जो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को बताता है कि यदि 10 जानवरों की मृत्यु भी मध्य प्रदेश में हुई है तो उसका बिसरा अन्य राज्यों में 4 लैब में टेस्ट होने जाएगा। तो ये हमारी संवेदनशीलता दिखाई देती है। अब तीसरी जो बात है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो हाथियों की जो मध्य प्रदेश में संख्या हुई, ये सौभाग्य का विषय था। परंतु मध्य प्रदेश का वन विभाग हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और मध्य प्रदेश के वो किसान जो उस क्षेत्र में अपनी खेती करते हैं, मध्य प्रदेश के वो रहवासी जो उस क्षेत्र में रहते हैं, वो अभी इसके लिए उतने प्रिपेयर नहीं है जिस तरह से उन्होंने बाघों को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना है। इसी तरह मध्य प्रदेश आगे चल के एलिफेंट स्टेट भी बनेगा। और 2 काम एक साथ और हुए हैं कि कर्नाटका की सरकार से हमने हाथियों का संवर्धन और संरक्षण किस प्रकार हो, इसके लिए सरकार ने संवाद किया है। और इन हाथियों की जो मृत्यु हुई है वो किस तरह हुई है उसको पूरी तरह से प्रूव करने के लिए, उसके कारण की तह में जाने के लिए दिल्ली से भी विशेषज्ञों की टीम आई है। बंतारा के लोगों का भी सहयोग लेंगे और विश्व में जहां जहां हो सकेगा संभव उन सबका सहयोग लेंगे, मगर मध्य प्रदेश में जो हाथियों की बढ़ती संख्या है उसे कम नहीं होने देंगे। ये सरकार का संकल्प है। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जब आप राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि छत्तीसगढ़ से किस तरह पिछले 5 वर्ष जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो इन हाथियों का पलायन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर हुआ और संजय घुबरी नेशनल पार्क बांधवगढ़ तक ये पहुंचे। मैं फिर से कहता हूं, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग की और सरकार की उपलब्धि थी कि हाथियों का आकर्षण मध्य प्रदेश में बढ़ा। परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हम उसकी तह में भी जाएंगे और उसमें किस तरह से हम ऐसा एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि इंसानों की खेती और हाथियों का चारा दोनों एक साथ रह सकें, और एक साथ रहने का जो सहकार की भावना है उसे भी विकसित करेंगे, इनका संरक्षण भी करेंगे और संवर्धन भी करेंगे। ब्रजगोपाल लोया जी, अब तक के संकेत क्या कहते दिखाई पड़ रहे हैं? क्या इन हाथियों के साथ कुछ जानबूझकर किया गया उन लोगों के द्वारा जो अक्सर वाइल्ड लाइफ या ऐसे वन्य जीवन के जरिए पैसा कमाने की सोच रखते हैं? नहीं, देखिए शर्मा जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। जो भौतिक और आर्थिक युग है इसमें इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि ये हाथी भी किसी की आर्थिक उन्नति के कारण बलि हो गए हों। ये सरकार नहीं नकारती है, मगर सरकार किसी को भी सीधे दोषी भी नहीं ठहराना चाहती है बिना जांच के। हम जब तक तह में नहीं जाएंगे, मैंने आपसे कहा देश में पहला मामला है कि देश की 4 फॉरेंसिक लैब में बिसरा भेजा गया है हाथियों का, और उसकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर हम तय करेंगे। हम किसी संभावना को ना तो इंकार कर रहे और रिपोर्ट आने तक किसी को दोषी भी नहीं ठहरा रहे।
किसी को भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, क्या चारा इतना ज्यादा विषाक्त हो सकता है, और वो भी ऐसे रास्ते पर जो एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा हो जाए, या उस रास्ते में हो, या खेती या जमीन पे उगा हुआ हो? क्या कोई वजह हो सकती है जो जान ले सकती है इन हाथियों की? हालांकि जैसा लोया साहब ने कहा, 4 अलग अलग लैब से रिपोर्ट आनी बाकी है, और इन लैब की रिपोर्ट से पता चलेगा कि उनके शरीर में किसी जहर की पुष्टि होती है या नहीं होती है। लेकिन क्या चारा ऐसा हो सकता है विषाक्त कि एक के बाद एक ऐसे हाथी मर जाए? एक जानकारी मेरी ये भी है कि शायद एक हाथी को कोशिशों के बाद वापस जीवित कर लिया गया, मतलब वो करीब करीब मृत्युशैया पर आ गया था, उसे जिंदा कर लिया गया, जो जानकारी मिल रही है। देखिए शर्मा जी, ये हाथियों को समझना भी जरूरी है। हाथी एक बहुत बड़ा विशाल प्राणी है, बहुत विशाल प्राणी। 400-500 लीटर पानी पीता है पर डे। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर पहुंच के फिर हाइड्रेट होता है, फिर इसके बाद उस खूब सारा उसको खाने के लिए पत्ते या जो अलग अलग चारा मिलना चाहिए। और अगर चारे में कभी भी इस प्रकार के माइकोटॉक्सिन पहले पाए गए, छोटे मोटे पाए जाते हैं, लेकिन इतने सीवियर माइकोटॉक्सिन पहले कभी रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं, और ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। तो बार बार ये जो बात है, शक की सुई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी पर जा रही, मानवीय गतिविधियों पर जा रही, अब जहर खुरानी की तरफ जा रही, इंसान के लालच की तरफ जा रही, और जिन्होंने हाथियों को मार के, मुझे लग रहा है, अपने मध्य प्रदेश का नाम कहीं ना कहीं से दुनिया के नक्शे पर एक बुरे रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये अपना देश, और विशेषकर मध्य प्रदेश, ये वाइल्ड लाइफ को रोजगार देने माना जाता है। वाइल्ड लाइफ के द्वारा रोजगार लोगों को मिलता रहा है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है, लोग वहां पर अपना काम किए हैं। चलिए, मैं मेरे पास समय कम है, मैं अजय दुबे जी का लास्ट एक कमेंट ले लूं यहाँ पर। अजय जी, कोई 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 हल दिखता है इसका, या आपको लगता है आगे भी ऐसा कुछ हो? देखिए, प्रदेश सरकार का आज का जो दोषी लापरवाह अफसरों पे सख्त एक्शन निश्चित तौर पर एक दिशा तो दिखा रहा है कि सरकार यदि नीयत अच्छी है तो आगे हाथियों के संरक्षण पर बढ़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वन्य प्राणी प्रबंधन है, विशेष तौर पर बांधवगढ़, जहाँ की 150 से अधिक बाघ हैं, तो वहां पर सुरक्षा का माहौल होगा। और आज एलिफेंट टास्क फोर्स भी गठित हो रही है, तो ये निश्चित तौर पर एक सही दिशा ले जाएगी। और जो भी वन और वन्य प्राणियों के प्रति जो यदि आपराधिक आचरण करेंगे तो उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे रसूखदार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े इस चर्चा में, आपने समय दिया, क्योंकि ये हाथियों को लेकर चर्चा थी। अक्सर लोग इन चीजों को लेकर इग्नोर करते हैं या कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इंडिया न्यूज इन हाथियों की मौत और उसके पीछे के सच को सामने लाने की मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाकुंभ की, जो प्रयागराज में होने वाला है। यहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की